ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात होगी उत्तर प्रदेश के सियासत की। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात पर मोहरे सजने लगे हैं दरअसल, और सियासी दल बहुत तल्लीनता से मशगूल हैं ऐसा करने में। और 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर मोहरे सजाने में लगभग सभी दल व्यस्त हैं। कहीं चवन्नी अठन्नी की चर्चा है तो कहीं एक दूसरे की गठबंधन की सीटें बांटी जा रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता को तोड़ने में दिलचस्पी वो अभी भी दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी हो रही है। सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी के करीबी इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शायान मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में गाना भी लगाया। शायान मसूद कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन इमरान मसूद सपा से ही लड़ने में व्यस्त दिखते हैं। सपा ज्वाइन करने के बाद शायान मसूद ने इमरान मसूद को लेकर कहा कि मैं इमरान मसूद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। यानी सहारनपुर में सपा विधायक आशू मलिक और सांसद इमरान मसूद के बीच झड़प सपा नेता अखिलेश यादव को रास नहीं आई। सपा विधायक ने मसूद पर आरोप लगाया था कि वे सरकारी कार्यक्रम में उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। वैसे इमरान मसूद कई बार मुसलमानों के नेता दरअसल राहुल गांधी को बता चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को चवन्नी नेता कहकर बयान दिया था, लेकिन उनके चवन्नी को रुपया बनाने वाला बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। अमरोहा, मेरठ और लखनऊ समेत कई जगहों पर सपा प्रमुख का पुतला फूंका गया है और इसे चौधरी चरण सिंह और जाट समुदाय का अपमान बताया गया है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन इसके बावजूद वो साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा था कि चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी साथ छोड़कर चले गए। अब सपा नेता कह रहे हैं कि सपा प्रमुख ने सही कहा था, उन्होंने कई चवन्नी नेताओं को अठन्नी रुपया बनाया है। और क्षेत्रीय दलों के परिवारों के बीच बढ़ती तनातनी के बीच सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये बताइए कि कांग्रेस का भाव क्या है आजकल, चवन्नी, अठन्नी या फिर रुपया? अपना भी रेट बता दीजिए प्लीज। हमें ताजुब इस बात का होता है कि आपने अपना घर आप नहीं संभाल रहे हैं और आप हमारी चिंता में लगे हुए हैं। और उन्होंने जो ट्वीट है उसमें लिखा कि आप अपनी चिंता करिए महाराज, चिंता कीजिए इमरान मसूद की। पहले भी आपकी पार्टी को रगड़ रहे थे, अब भी रगड़े ही जा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि कैसे आपके खासम खास विधायक आशू मलिक को चाय बिस्किट के नाम पर रगड़ाई करके मसूद जी हीरो बन रहे थे। खैर, मसूद जी तो आपको समय समय पर डोज देते रहते हैं, लेकिन वहां आपके बड़के भैया राहुल गांधी के डर से आप कुछ बोल नहीं पाते। तो ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। उधर मायावती ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर बीएसपी में पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की पार्टी कार्यक्रमों में चर्चा हो रही है। मायावती बहुजन समाज का दायरा बिना चवन्नी अठन्नी रेट बताए सबको साथ लेकर एक नई राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रही हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधारभूत संरचना और विकास के मुद्दे पर लगभग सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर को लेकर चुनौती दे रहे हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश का उनके पास विजन क्या है। और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2027 में फिर एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। 27 में देखिए, आज के तारीख में एनडीए गठबंधन के पास 5 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ताकत है। उधर राष्ट्रीय लोकदल है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, भारतीय समाज पार्टी है। तो ये 4 लोग वोट दिलाने की हैसियत रखते हैं एनडीए में। तो 4 लोग जब वोट दिलाने की हैसियत रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग हैसियत है, तो फिर 27 में सरकार बनेगी। और इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद का कहना है कि जनता उत्साहित है और यूपी में बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी
पूरे प्रदेश के अंदर एक्सेल कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि पीडीए किस तरह से, पीडीए की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह है इस बात का कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आए। तो हम लोग भी पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ लगकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इंशाल्लाह मजबूती के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पार्टी का मतलब कांग्रेस नहीं, क्योंकि इमरान मसूद के दामाद हैं, अब ये सपा के साथ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2027 में सपा का सफाया होगा और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन उनकी लुटिया डुबोने वाला है। समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली है। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाहट पे इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। और राकेश राठौर जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, वो 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। ये सुनाते हैं आपको कि क्या कहा उन्होंने। हम लोग 403 सीटों पर जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी 403 सीटों पर जा रहे हैं, प्रभारी जो सब लोग, पूरा संगठन 403 सीटों में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सम्मानजनक सीटों पे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग सम्मानजनक सीटों पे लड़ेंगे। मजबूत लोग आज कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और वहीं अब अखिलेश यादव पीडीए की फिर से एक बार वो नई परिभाषा लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं ये भी आपको दिखाते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। तो एक ये नई परिभाषा लेकर आए हैं जहां पर वो कहते हैं कि पीड़ित, दुखी और अपमानित जो है वो पीडीए है, और फिर वो आगे लिखते हैं कि प्रेम, दया और अपनापन पीडीए है। यानी कि पीडीए की नई नई परिभाषाएं लेकर आ रहे हैं। कभी वो पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी पीड़ित हो जाता है, कभी जो है वो प्रेम, दया और अपनापन भी हो जाता है। और राहुल गांधी के धरने को लेकर जे पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर
पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे कि जेपी नड्डा किस तरह से हमलावर थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी एक राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और ख़ासतौर पर ऐसे समय में जब वंदे मातरम को लेकर जो कानून बनाया गया है उसको किस तरह से डिफाई किया है इन लोगों ने, तो इस टाइमिंग को भी समझने की कोशिश करिएगा। ये साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाए। और वापस लौटते अपनी पहली खबर पर, जो हम उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई जो हमने खबर आपको दिखाई, साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है नीचे के स्तर पर, वहाँ पर कुछ मतभेद सा दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम पिछले दिनों की कुछ घटनाओं की चर्चा करें तो कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच में जिस तरह से तनातनी दिखी, और अब उसका असर ये भी दिखा कि इमरान मसूद के दामाद उनका साथ छोड़ करके, कांग्रेस का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब सपा दरअसल इस बात का उसने बदला निकाला है और वो सीधे तौर पर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ भी रही है। तो इस पूरे विषय पर, इस पूरे प्रकरण पर और उत्तर प्रदेश की ओवरऑल जो सियासत है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। आप दोनों का भी स्वागत। और विकास, हम आपके पास सबसे पहले जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये सियासत किस करवट बैठ रही है, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि भाई दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया दोनों दलों ने, लेकिन ये ऑन ग्राउंड जमीन पर खास तौर पर, क्योंकि ये सहारनपुर में तो सामने नजर आ गया है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। और जो कार्यकर्ता के लेवल पर बात करें, हमने आपको एक बाइट वो भी सुनवाई राकेश राठौर की, जो कह रहे हैं कि हम तो 403 सीटों पर लड़ेंगे। देखिए निखिल, जो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव 2027 के बहुत ही करीब हैं, ऐसे में जो राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने आप को अपर हैंड दिखाना चाहती हैं। लगातार इमरान मसूद के जो बयान आ रहे थे समाजवादी पार्टी को पर निशाना साध रहे थे, और अभी 2 दिन पूर्व ही जो आसू मलिक के साथ जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो दिशा की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा था ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन घटनाक्रम तो सभी लोगों ने देखा जो हुआ था। इमरान मसूद के बयान जो लगातार आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी
ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या अन्य कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या सांसद हैं या जो लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका बड़ी रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है। वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि उसके पास कार्यकर्ताओं का संगठन बड़ा है, इसलिए इमरान मसूद के दामाद को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, ले लेना। ऐसे वक्त पर जब इमरान मसूद लगातार हमलावर हैं और उनके दामाद भी जो बोल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं उनके परिवार के होने के बावजूद भी कि वह उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं, वह उनकी जो भी विचारधारा है, जो भी राजनीति करने का तरीका है, उसको सही नहीं मानते हैं। ऐसे में जब दोनों के गठबंधन होना है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, खासतौर से जब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को वहां अपनी जमीन तलाशनी होगी। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पार्टियां अपने आप को वहां यह दिखाना चाहती हैं कि किसका अपर हैंड है, किसका वर्चस्व ज्यादा है। उसी हिसाब से सीटों की बार्गेन होगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वहां पर। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो गैर जाट वोट है कहीं ना कहीं उनको भी आकर्षित कर सके, वो चाहे गुर्जर सम्मेलन करके हो या अन्य चाहे चीजें हो, चाहे जाटों पर निशाना साध कर हो या जाट की पार्टियों को चवन्नी अठन्नी कह देना हो। ठीक है, ये दरअसल यही मैं जानना चाह रहा था कि ये जो चवन्नी अठन्नी कहने की सियासत है वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं? क्योंकि ये कहकर क्या वो गुर्जरों को जोड़ना चाह रहे हैं, जाटों को दरकिनार कर दिया है, या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में इस बात को लेकर के, दरअसल ग्राउंड लेवल पर इस बात को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा है कि कैसे यहां का वोट बैंक अपने साथ रखा जाए? देखिए, दोनों पार्टियां ये दिखाना चाहेंगी कि उस क्षेत्र में किसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं, किसका कितना रुतबा है, ये दिखाने की पूरी कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है, जो गुर्जर को जोड़ने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, संवाद कार्यक्रम चला रही है, इसके साथ साथ गुर्जर ही नहीं, जितने जो गैर जाट वोट पड़ते थे, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी को लगता था जब आरएलडी उसके साथ थी तो जाट वोट उसके खाते का था, वो उससे चला गया है, तो अब उसके विरोध का वोट बटे ना कुछ उनकी ओर भी आ जाए, यह वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, गुर्जरों के अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुर्जर और जाट कभी एक साथ नहीं आते हैं पश्चिम की राजनीति में, और अन्य जो भी है गैर जाट, वो सब अलग ही उनका रुख रहता है। ठीक है, ठीक है। जवाब मैं सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह जी से चाहूंगा। धर्मेंद्र सिंह जी, ये किस तरह की सियासत है, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कई जगहों पर, और जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो 403 सीटों पर हम चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके साथ ही साथ आपके उनके जो सांसद हैं वो खुले तौर पर आपके विधायकों को घुड़की दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से लानत मलानत करना, घुड़की देना भरी दिशा की मीटिंग में, वो सभी ने देखा। और अब उसके बाद जाट वोटों की सियासत को लेकर चवन्नी अठन्नी रुपया, ये किस तरह की सियासत है? क्या संदेश देना चाह रहे इससे समाजवादी पार्टी? निखिल जी, देखिए, तीनों जो आपके सवाल हैं, तीनों का जवाब मैं दूंगा। विकास जी एक बड़ी बात कह रहे थे कि दोनों दलों में है कि किसकी ज्यादा जड़ें गहरी हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर दो ज्यादा गहरी जड़ों वाले लोग एक साथ आएंगे तो जिनकी जड़ ही नहीं है वो उनको जमीन नहीं मिलेगी। यही कुछ होने जा रहा है। अगर कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि हमारी तैयारी 403 सीटों पर जाने की है, मेहनत करने की है, संगठन तैयार करने की है, सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सीट कौन कितनी लड़ेगा ये तो दोनों नेता तय करेंगे। लेकिन अगर हर बूथ पर कांग्रेस भी मजबूत है और समाजवादी पार्टी भी मजबूत है और दोनों के साथ चुनाव लड़ने से स्वाभाविक है हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। लेकिन इससे पब्लिक मैसेजिंग क्या जा रही है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, जिस बात को लेकर के इमरान मसूद साहब और आशु मलिक जी की बातचीत की बैठक की, वो कोई निजी नहीं है, कोई पार्टीगत विचार मतभेद नहीं था, एक बैठक का है। और लोकतंत्र में बैठकों में अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र की बुनियादी सवालों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के अगर दो राजनीतिक लोग उसको प्रस्तुत करने के तरीके पर स्वस्थ संवाद करते हैं तो ये तो लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो विधायक हैं, वो सांसद हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं कुछ दूसरे तरीके की होंगी, जो लोग आते होंगे उनको जिनका सामना करना पड़ रहा होगा, सांसद जी के सामने कुछ और चीजें होंगी। तो केवल उसको प्रस्तुत करने का, उस टेबल पर रखने के तरीके में अगर स्वस्थ संवाद होता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अहम हिस्सा है। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और ऐसी बहस होनी चाहिए, हर बैठक में होनी चाहिए। हाँ, जूते नहीं चलने चाहिए। दूसरी बात, जो शाहीन मसूद साहब हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी विचारधारा की
हमारे नेता के प्रति, हमारे नेता के किए कामों के प्रति, विशेष रूप से नौजवानों में, पढ़े लिखे तबके में और किसानों में व्यापक स्वीकार्यता बढ़ी है और बहुत तेजी से लोग हमारी राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करने, ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। तो हम तो एक राजनीतिक दल हैं, हमारी विचारधारा को कोई मानने वाला कोई भी व्यक्ति आकर के हमें ज्वाइन करता है, हमारे साथ राजनीति करना चाहता है, हमारे साथ समाज को दिशा देना चाहता है, विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, क्या ये जो जिस तरह से अभी धर्मेंद्र सिंह जी ने बताया है, सियासत इतनी ही सीधी दिख रही है कि वो तो एक स्वस्थ संवाद था? क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस तरह का स्वस्थ संवाद और इससे पहले कितनी बार देखा था, और अगर इसे स्वस्थ संवाद कहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा झिड़की और जिसको कहते हैं कि लानत बलानत करना सार्वजनिक तौर पर, फिर वो उसको और क्या कहा जाएगा। लेकिन क्या ये जो ये 54-58 और रुपया की जो सियासत है, दरअसल कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की सियासत है, और अब ये भी ऐसा लगता है कि उससे दरकिनार कर दूसरे वोट बैंक पर शिफ्ट होने की भी कोशिश हो रही है? नमस्ते निखिल जी, और आपके बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा विनम्र अभिनंदन जी। आपके एक वक्तव्य से, क्षमा करें, मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। आपने कहा कि इससे पहले ऐसी स्वस्थ परंपरा चर्चा की आपने नहीं देखी थी। मतलब जिसको कोट किया जा रहा है जिस तरह की। हाँ, मैं वही जिस तरह की। और भाई धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि भाई ये तो स्वस्थ परंपरा है। बिल्कुल स्वस्थ परंपरा है। ऐसी ही एक स्वस्थ परंपरा आपने देखी होगी जब पुत्र ने पिता के हाथ से माइक छीन लिया था, वह स्वस्थ परंपरा थी। आपने देखा होगा जब भतीजे ने चाचा का अपमान किया, वह स्वस्थ परंपरा है, स्थापित परंपरा है, और उसी को स्वस्थ परंपरा का अंग माना जाता है, उसी का ये परिचायक है। तो ये इनके लिए कोई तो बड़ी सामान्य सी व्यवस्था है, उसमें कोई नहीं। हाँ, प्रश्न आज जरूर ये उठता है, कौन है अखिलेश वखिलेश? मध्य प्रदेश। उनकी यहां पर क्या औकात? हरियाणा। दिल्ली में किसके साथ समझौता हुआ, ये सबको पता है। और अब 403 सीटों पर तैयारी की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के एमपी। और उसके पहले आपने जिस विषय पे अभी चर्चा रखी है, इमरान मसूद, जो दिशा की बैठक में किस तरह से इनके बीच में स्वस्थ चर्चा हो रही थी, जो जूतम पहचार की स्थिति आ गई। देखिए, आपने एक शब्द और भी यूज किया, वोट बैंक। वोट बैंक अब कुछ नहीं, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं होती है जी। 2022 के चुनाव में भी लोगों ने देखा, 2017 के भी चुनाव में लोगों ने देखा। कौन सा प्रयोग इस प्रदेश में नहीं देखा गया? बुआ बबुआ, यूपी के 2 लड़के, ये सभी तो देखे गए। धते से धता कर दिया, नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने। और अब तो भाव भी लग रहे हैं 54-58 वाले। तो अगर यही वैचारिक संस्थान है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश की प्रबुद्ध जनता बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, ठीक से देख रही है। वो ये भी देख रही है कि कौन सा दल है जो राजनीति को सेवा का माध्यम बना करके राज्य में अभी है, जिसको उसने जनादेश दिया है, जिसका एक ही नारा है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, और एक ही कार्य पद्धति और कार्यशैली अथवा संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, उसी के आधार पर हम अपने चल रहे हैं। हमको तो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों का विवरण देने जाना है, और वो हम देते हैं, और वो हम देंगे। और मुझे विश्वास है कि उसके आधार पर जनता का पुनः आशीर्वाद तीसरी बार, ठीक है, बहुत ही बृहद रूप से पूरे प्रदेश में मिलने जा रहा है, पूरे प्रदेश में मिलने जा रहा है। हाँ, ये इनको देखना है कि अभी आपने गुज्जर और जाट वाली राजनीति की बात की, तो राजकुमार भाटी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गुज्जरों और जाटों पर कैसी टिप्पणी की थी, ठीक है, ब्राह्मण और वैश्या की तुलना कैसी की थी। तो अगर इनकी पूरी विचार संस्कृति आप कुछ दिन देखते रहिए, सब अपने आप बिलबिला करके बाहर आती चली जाएगी। ठीक है, विनोद मिश्रा जी, और उनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं जो कांग्रेस वाले, जो उन्होंने
कानून बनने के बाद भी ये कह दिया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। धर्मेंद्र जी को जोड़ना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी थोड़ा जल्दी से रखिएगा, थोड़ा जल्दी पॉइंट रखिएगा। जी जी जी। प्रमोद जी एक तो जूतम पैजार की परिभाषा नहीं जानते, तो मैंने कहा दिखा दूं, इसको कहते हैं जूतम पैजार और उसको स्वस्थ संवाद ही कहते हैं। एक सांसद और विधायक में गिन नहीं पाता है कि मिनट में किसकी प्रायिकता ज्यादा, कितने जूते किसके मुंह पर पड़ते हैं, इसको जूतम पैजार करते हैं। डिस्कशन को, सवालों के जवाब, सवाल को प्रस्तुत करने के तरीके पर आपत्ति और आपत्ति को जूतम पैजार नहीं कहते। दूसरी बात, जो जाटों की बात, जो जाटों की बात सब दिखा लीजिए, मैं तो दिखा रहा हूं भाई। ठीक ठीक, फिर से दिखा दूं, न देख पाऊं। नहीं चलिए सर, आप दूसरी बात कहिए जल्दी से। निखिल जी तेज, ठीक है, हमारे नेता ने किसी को ये नहीं कहा कि फलाने हैं चवन्नी। और जाटों का जहां तक सवाल है, जाटों के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी। आपको याद होगा, इस भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी अजीत सिंह साहब को और जयंत चौधरी साहब को सबको हरा करके पार्लियामेंट में जाटों की, किसानों की आवाज खत्म कर दिया था, और उनका बदला समाजवादी पार्टी ने संजीव बालियान को हरा लिया। रही बात लोकदल की, लोकदल शुरू से ही चौधरी चरण सिंह साहब से लेकर के आज तक राजनीतिक पहचान का मोहताज कभी नहीं था, सिवाय थोड़े से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन उनको दबा के रखने का प्रयास किया। हम लोगों का आपत्ति ये थी कि हमारे गठबंधन में थे, छोड़ के हम थोड़े गए। हमने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया, पार्लियामेंट भेजा, अगर राज्यसभा न भेजे तो मंत्री न होते। अगर ठीक है सर, ठीक है सर। वो किस तरह से वो जो एक्सप्रेशन आया है कि आप लोगों ने अगर उनको बढ़ाया ना होता, 54 को 58, 58 को रुपया और रुपया को सोना बना दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं। ये किसी और के लिए था, वो खुद अपने पे चलिए, ले लिए, कोई नहीं, ठीक है सर। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं बहुत शार्प, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करें प्रमोद मिश्रा जी। नहीं, वो अभी माइक वो वीडियो दिखा रहे थे, वो माइक वाला वीडियो जी अगर आपके पास हो तो अपने आर्काइव से निकाल करके दिखा दीजिए धर्मेंद्र जी को। और इन्होंने राजकुमार भाटी के वक्तव्य पर कुछ कहा नहीं, बताया नहीं इन्होंने। और जहां तक बात है, चौधरी चरण सिंह को सम्मान हमने दिया है, चौधरी चरण सिंह को हमने सम्मान दिया है, ये बताना भूल गए धर्मेंद्र जी। तो आप अठन्नी बनाते रहिए। अरे 750 किसानों ने आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं चाह रहा हूं विनोद मिश्रा को यहाँ पर लाना कर दिया। आप चौधरी साहब को सम्मान दे ठीक है। 750 किसानों की लाशों पे चढ़ करके अगर कोई किसी को मंत्री पद आपने दे दिया तो इसको सम्मान कहते हैं। ठीक है सर। गाड़ी चलाने वाले को सम्मान दे दिया किसानों को, तो ये चौधरी साहब का सम्मान ठीक है। विनोद मिश्रा जी को ला रहे हैं। विनोद मिश्रा जी, ये किस तरह से आकलन करेंगे? सर उनकी बात का जवाब मत दीजिए क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। आपको सर सिर्फ 2 मिनट में दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। सम्मान, चौधरी साहब के सम्मान में तो भारत रत्न मिलना, आप सोच सकते हैं कि अगर वो भी आपको कोई छोटा सम्मान मिल लग रहा हो तो आप बता सकते हैं। रही बात, मैं स्थापित परंपरा और स्वस्थ परंपरा से अलग बात कर रहा हूँ। ये स्थापित परंपरा प्रमोद जी और स्वस्थ परंपरा की बात धर्मेंद्र जी करें, ये लड़ाई सिर्फ बड़का भैया छोटका भैया की है कि यूपी के इस राजनीति में बड़का भैया कौन और छोटका भैया कौन। और ये पोजिशनिंग है जो रीजनल पार्टीज के जो परिवार के लोग हैं। और ये एक तरह से आप ये देखिए कि पूरे क्षेत्रीय पार्टी एक तरह से परिवार की पार्टी बन के सिमटते हुए जा रही है। अब उसमें बड़का भैया छोटका भैया की लड़ाई है। बड़का भैया छोटका भैया की लड़ाई में अगर अखिलेश जी ने जयंत जी को ये बताया, ये 54 वाले लोगों को हमने रुपया बना दिया, और अभी पार्टी के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमने कितने लोगों को समाजवादी पार्टी ने 54 से सोना तक बना दिया। अब सवाल ये है कि इस पोजीशनिंग की लड़ाई में सिर्फ ये है कि किसके हाथ में किसकी पार्टी के कितनी सीटें हैं।